क्यों। हमारी पहली खबर है, दिन भर की भूख हड़ताल के बाद किया ऐलान, मांगे मनवाए बिना नहीं लौटेंगे आंदोलनकारी किसान। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने सोमवार को एक दिन की भूख हड़ताल की। सुबह 8 बजे से बैठे किसानों ने शाम 5 बजे पानी पीकर भूख हड़ताल खत्म की। किसान नेताओं ने सोमवार के आंदोलन के सफल रहने का दावा किया और कहा कि मांगे पूरी कराएं और किसान वापस नहीं लौटेगा। सोमवार के बाद आंदोलन अगले चरण की रणनीति तय की जाएगी। किसान नेताओं के मुताबिक दिल्ली के सिंह बॉर्डर पर केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के परिवारों की 2000 से अधिक महिलाएं आने वाले दिनों में इस आंदोलन में शामिल होंगी। दूसरी ओर पंजाब और हरियाणा में किसानों ने जिला मुख्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया, जिला आयुक्त कार्यालयों के बाहर नारेबाजी की और विरोध मार्च निकाला। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आज का आंदोलन सफल रहा, किसान वापस नहीं जाएगा। हम प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से ही रखना चाहते हैं, सरकार चाहती है कि हंगामा हो। इसी के साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को कहा कि किसानों के साथ वार्ता की अगली तारीख तय करने के लिए सरकार उनसे संपर्क में है। तोमर ने कहा, बैठक निश्चित रूप से होगी, हम किसानों के साथ संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है। किसान नेताओं को तय करके बताना होगा कि वे अगली बैठक के लिए कब तैयार होंगे। इसी के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि कृषि क्षेत्र जननी है और इसके खिलाफ प्रतिगामी कदम उठाने का सवाल ही नहीं है। औद्योगिक संगठन फिक्की की आम बैठक को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि हाल में कृषि क्षेत्र में किए गए सुधार किसानों के बेहतर हित को ध्यान में रखकर किए गए हैं और सरकार हमेशा चर्चा और संवाद के लिए तैयार है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, कृषि कानूनों का 10 संगठनों ने किया समर्थन। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के जारी आंदोलन के बीच विभिन्न राज्यों के 10 किसान संगठनों ने कृषि कानूनों को किसान हितैषी बताया है। इन संगठनों के नेताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और अपना समर्थन पत्र सौंपा। इससे पहले हरियाणा और उत्तराखंड के किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल भी कृषि मंत्री से मिल चुका है। उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और हरियाणा के 10 किसान संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले इन किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानूनों का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि तीनों कानून किसानों के हित में है और इन्हें वापस नहीं लिया जाना चाहिए। बैठक के बाद कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों ने हमें समर्थन के बारे में चिट्ठी दी है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने आंदोलनकारी किसानों की मांगों और संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने विरोध प्रदर्शन को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए उनकी मांगों को हल करने के तरीकों पर चर्चा की। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, नए किसान कानून महंगाई बढ़ाने का लाइसेंस। आइए चर्चा करते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को किसान आंदोलन के समर्थन में आयोजित आम आदमी पार्टी के सामूहिक उपवास में कहा कि नए कानून में लिखा है कि जब तक दाल की कीमत दोगुनी नहीं हो जाएगी तब तक छापेमारी नहीं की जाएगी। मान लीजिए इस साल गेहूं 10 रुपए किलो है और अगले साल जब तक गेहूं 20 रुपए किलो नहीं हो जाता तब तक सरकार छापामारी नहीं कर सकती। अगले साल 40 रुपए किलो, उससे अगले साल 80 रुपए किलो और उससे अगले साल तक गेहूं 160 रुपए किलो तक नहीं हो जाएगा, तब तक छापेमारी की कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे में 4 साल के अंदर गेहूं 16 गुना महंगा हो जाएगा। पार्टी मुख्यालय पर सामूहिक उपवास में उपस्थित मंत्रियों, विधायकों व कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस कानून में महंगाई बढ़ाने का लाइसेंस दिया गया है। उन्होंने कहा कि महंगाई दोगुनी नहीं होने पर सरकार छापेमारी नहीं कर सकती है। मैं मुख्यमंत्री हूं और मुझे पता है कि दाल के दाम बढ़ रहे हैं, मगर मैं जमाखोरों पर छापेमारी नहीं कर सकता हूं। कानून ने मेरे हाथ काट दिए हैं। उन्होंने कहा कि चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह कानून लाया गया है।
इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को दिया गया नोटिस। आइए चर्चा करते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट इस तथ्य का परीक्षण करेगा कि क्या 45 वर्ष बाद भी आपातकाल की उस घोषणा को पूरी तरह असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है जो 25 जून 2075 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने लागू की थी। एक 94 वर्षीय महिला की तरफ से इस बाबत दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह सवाल केंद्र से पूछा। न्यायमूर्ति संजय कृष्ण कौल की अध्यक्षता वाले एक पीठ ने कहा कि आपातकाल की घोषणा की वैधता को परखना व्यावहारिक या आवश्यक है, इसका परीक्षण किया जाएगा। जजों ने कहा कि हम देखना चाहेंगे कि आपातकाल की घोषणा के बारे में 45 वर्ष बाद कोई फैसला सुनना व्यावहारिक होगा या नहीं। याचिका वीरा सरीन ने दायर की है, जो चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इसे असंवैधानिक घोषित करे। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है मतदाता सूची के आधार पर लगेगा कोरोना का टीका। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना विषाणु संक्रमण टीकाकरण के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 112 पेज के दिशा निर्देशों के मुताबिक टीकाकरण की प्रक्रिया मतदान प्रक्रिया की तरह आयोजित होगी। 50 साल या उससे ज्यादा उम्र की आबादी को चिन्हित करने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए नवीनतम मतदाता सूची का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें कहा गया कि एक दिन में प्रत्येक सत्र में 100-200 लोगों का टीकाकरण होगा। साथ ही दिसंबर में तीसरी बार एक दिन में कोरोना विषाणु संक्रमण के 30,000 से कम नए मामले सामने आए। इसके साथ ही संक्रमण के मामले बढ़कर सोमवार को 98,84,000 के पार चले गए, जिनमें से 93,88,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कोरोना के 27,071 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण मामले बढ़कर 98,84,100 हो गए हैं। वहीं 336 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या फिर से बढ़ गई है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है विजयवर्गीय की सुरक्षा और बढ़ाई गई। केंद्र ने भाजपा नेता को दी बुलेट प्रूफ कार। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय की वीआईपी सुरक्षा में वृद्धि की गई है और पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान उन्हें बुलेट प्रूफ कार मुहैया कराई गई है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को 64 वर्षीय भाजपा महासचिव के काफिले में बख्तरबंद वाहन को शामिल करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वह एसयूवी में ही यात्रा करे। अधिकारियों ने बताया विजयवर्गीय की सुरक्षा में वृद्धि की गई और उनके काफिले में बुलेट प्रूफ वाहन शामिल किया गया है। यह बदलाव भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के दौरान उनके वाहन को निशाना बनाने के बाद सुरक्षा के मद्देनजर किया गया है। पिछले साल फरवरी से ही सीआईएसएफ जेड श्रेणी की वीआईपी सुरक्षा विजयवर्गीय को मुहैया करा रही है। इसके तहत सीआईएसएफ के 16 सशस्त्र कमांडो और पायलट व एस्कॉर्ट वाहन सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति की सुरक्षा करते हैं। विजयवर्गीय के वाहन को 10 दिसंबर को दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर इलाके में उस समय निशाना बनाया गया जब वह भाजपा अध्यक्ष के साथ जा रहे थे। दक्षिण 24 परगना के मथुरापुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने सोमवार दोपहर को कोलकाता पहुंचे विजयवर्गीय ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुरक्षा बढ़ाए जाने की पुष्टि की। उन्होंने कहा, केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार मुझे बुलेट प्रूफ वाहन मुहैया कराया गया है। 10 दिसंबर को भाजपा अध्यक्ष के काफिले पर डायमंड हार्बर इलाके में पथराव किया गया था, जिसकी वजह से काफिले में शामिल कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस मामले में विजयवर्गीय और भाजपा उपाध्यक्ष मुकुल रॉय को चोटें भी आई थी। बता दें कि नड्डा को भी जेड श्रेणी की सुरक्षा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मुहैया कराता है और उन्हें भी बुलेट प्रूफ कार यात्रा करने के लिए मिली हुई है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है किसानों के धरने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी 16 दिसंबर को। आइए चर्चा करते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट राजधानी की सीमाओं पर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे किसानों को वहां से बलपूर्वक हटाने की मांग संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 दिसंबर को सुनवाई करेगा। याचिका कानून के छात्र ऋषभ शर्मा ने दायर की है।
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम का एक पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि धरने और सड़क जाम से यात्रियों को परेशानी हो रही है, साथ ही इससे कोविड-19 संक्रमण भी बढ़ रहा है। उत्तर भारत के कई राज्यों के किसान केंद्र के विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को मनवाने के लिए पिछले 2 हफ्ते से दिल्ली की सीमाओं पर कई जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। याचिका में दावा किया गया है कि दिल्ली पुलिस ने आंदोलनकारियों को 27 नवंबर को दिल्ली के निरंकारी मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत दे दी थी। वे फिर भी सीमाओं को अवरुद्ध कर रहे हैं। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के शाहीन बाग धरने के संबंध में 7 अक्टूबर को दिए गए फैसले का भी हवाला दिया गया है। इसमें सार्वजनिक रास्तों को अनिश्चित काल के लिए बंद करने को अनुचित ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकतंत्र में विरोध और असहमति का अधिकार तो वैध है, पर यह किसी निश्चित स्थान पर किया जाना चाहिए ताकि सार्वजनिक रास्ता अवरुद्ध न हो सके। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार को दी कृषि कानूनों के विरुद्ध अनशन करने की चेतावनी। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने समेत विभिन्न मांगों को पूरा करने में नाकाम रही केंद्र सरकार के खिलाफ अनशन शुरू करने की चेतावनी दी। हजारे की अन्य मांगों में कृषि लागत दाम आयोग को स्वायत्तता देना शामिल है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले हजारे फरवरी 2019 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि में उपवास पर बैठ गए थे। तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने हजारे को लिखित आश्वासन दिया था कि केंद्र सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों और अन्य कृषि संबंधी मांगों पर चर्चा के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी, जिसके बाद उन्होंने अपना उपवास खत्म कर दिया था। तोमर को लिखे गए हजारे के पत्र को पत्रकारों के साथ साझा किया गया है। इसमें राधा मोहन सिंह के उस पत्र को भी संलग्न किया गया है जिसमें आश्वासन दिया गया था कि उच्च स्तरीय समिति अपनी रिपोर्ट तैयार कर 30 दिसंबर 2019 तक सौंप देगी। हजारे ने तोमर को लिखे पत्र में कहा कि केंद्र ने आश्वासन दिया था कि मांगों को लेकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर उचित कदम उठाए जाएंगे। क्योंकि तय तिथि कुछ नहीं हुआ है, इसीलिए मैं 5 फरवरी 2019 को खत्म किया गया अनशन फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा हूं। 80 साल के हजारे ने कहा कि जल्द ही केंद्र सरकार को अनशन की तिथि और स्थान के बारे में बता दिया जाएगा। हजारे ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांगों को लेकर 8 दिसंबर को किसान संगठनों के भारत बंद के दौरान उपवास रखा था। उन्होंने सरकार को सीएसईपी को स्वायत्तता देने और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में नाकाम रहने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। इसी के साथ ही चले बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है सबसे अधिक दिल्ली में ठीक हुए कोरोना के मरीज। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। देश के अन्य राज्यों की तुलना में दिल्ली में कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीज अधिक ठीक हो रहे हैं। सोमवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आसपास के राज्यों के आंकड़े के आधार पर यह दावा किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में 96% मरीज ठीक हुए हैं और मरने वाले मरीजों का आंकड़ा भी लगातार कम हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली में मरने वाले मरीजों का आंकड़ा 1.6% है, जबकि अहमदाबाद में यह 4%, मुंबई में 3.8%, कोलकाता में 2 और चेन्नई में 1.8% है। स्वास्थ्य सेवाओं में हुए सुधार व लगातार हो रही निगरानी से यह संभव हुआ है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 96% है। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में सोमवार कोरोना संक्रमण से 60 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 1376 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में दिल्ली में 63,944 कोरोना जांच की गई थी। इस जांच में संक्रमण की दर 2.15% और मृत्यु दर 2.54% रही है। इस दौरान में 2,854 मरीज ठीक होकर अपने घरों को गए हैं। दिल्ली में इस समय 15,247 सक्रिय मामले हैं और 9,274 मरीजों का इलाज घर में एकांतवास में किया जा रहा है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है, भूमि अधिग्रहण के बराबर मिलेगा किसानों को मुआवजा।
आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 69वीं बोर्ड बैठक सोमवार को हुई, जिसमें किसानों के हितों में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे अहम निर्णय किसानों की जमीन के सापेक्ष मुआवजा दरों में बढ़ोतरी का है। मुआवजा लेने के लिए किसानों को 2 विकल्प भी दिए गए हैं। अब जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में हुए भूमि अधिग्रहण की दरों के बराबर सभी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा विकास प्राधिकरण ने लीज बैंक के पुराने मामले में किसानों को बड़ी राहत दे दी है। नए आवेदन अगले 1 महीने के दौरान किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के चेयरमैन आलोक टंडन की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और मंजूरी दी गई। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि प्राधिकरण क्षेत्र के 96 गांवों में किसानों को दिया जाने वाला मुआवजा बढ़ा दिया गया है। हवाई अड्डे के लिए 2300 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से किसानों की सहमति पर जमीन खरीदी गई है। अब इन गांवों में भी इन्हीं दरों पर जमीन ली जाएगी। किसानों को 2 विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प में 2068 प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा और 7% विकसित भूमि का आवासीय भूखंड दिया जाएगा। यदि किसान आवासीय भूखंड नहीं चाहता तो उसे सीधे 2300 प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है पासपोर्ट रैकेट मामले में बांग्लादेशी नागरिक समेत 8 हुए गिरफ्तार। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। महाराष्ट्र के आतंकवाद रोधी दस्ता ने भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के लिए कथित तौर पर दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में बांग्लादेशी नागरिकों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि एटीएस की काला चौकी इकाई को नवंबर में गुप्त जानकारी मिली थी कि बांग्लादेश का नागरिक अकरम खान मुंबई में अवैध तरीके से रह रहा है और अपने देश के लोगों को भारतीय पासपोर्ट हासिल कराने में मदद कर रहा है। उन्होंने बताया कि उसे सेवरी से गिरफ्तार किया गया। उसका असली नाम अकरम नूर अलाउद्दीन नबी शेख है और बांग्लादेश के नोआखाली जिले का रहने वाला है। वडाला और मुंब्रा के 2 लोगों ने उसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और भारतीय पासपोर्ट हासिल करने और अवैध तरीके से भारत में रहने में मदद की। अधिकारियों ने बताया कि मुंब्रा के राफिक सैयद से पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि वह 2013 से ही अवैध आव्रजकों को भारतीय पासपोर्ट मुहैया कराने के अपराध में शामिल है और ऐसा संभव है कि उसने अब तक कम से कम 85 बांग्लादेश नागरिकों की मदद की है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है राजस्थान में कोहरे से कई ट्रेनें की गई रद्द। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। राजस्थान सहित उत्तरी राजस्थान में कोहरे का असर रेल सेवाओं पर भी पड़ने लगा है और रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द कर दी हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि किरण के अनुसार कोहरे को देखते हुए कुछ ट्रेनें को रद्द किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गाड़ी संख्या 2988 अजमेर सियालदा दैनिक को 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक व गाड़ी संख्या 02987 सियालदा अजमेर दैनिक को 17 दिसंबर से 1 जनवरी तक रद्द किया जा रहा है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है एआईसीसी प्रतिनिधियों की सूची को अंतिम रूप देने का काम आखिरी दौर में। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए चल रही कवायद के बीच पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण की ओर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों की सूची को अंतिम रूप देने का काम आखिरी दौर में है और इसके अगले कुछ दिनों में पूरा होने की उम्मीद है। प्रतिनिधियों के रूप में चयनित एआईसीसी सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होने पर बतौर मतदाता इसमें भाग लेंगे। इन सदस्यों की संख्या 1000 से अधिक है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता वाले सीईए ने विभिन्न प्रदेश इकाइयों की ओर से भेजी गई एआईसीसी सदस्यों की अधिकतर सूचियों का सत्यापन कर लिया है और यह प्रक्रिया अगले कुछ दिनों में पूरी हो जाएगी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया एआईसीसी प्रतिनिधियों की सूची को अंतिम रूप देने का काम अंतिम चरण में है। अगले कुछ दिनों से यह काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद चुनाव की तारीख और दूसरे कार्यक्रमों के बारे में कांग्रेस कार्य समिति की ओर से फैसला लिया जाएगा। उधर मिस्त्री ने इस प्रक्रिया से जुड़े सवाल पर कहा, जब भी सूची तैयार हो जाएगी तो इस बारे में मीडिया को सूचित किया जाएगा।
गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों के उपचुनाव में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे कुछ वरिष्ठ नेता पार्टी का सक्रिय अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठा रहे हैं। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, केंद्र ने राज्यों को अब तक 42,000 करोड़ रुपए जारी किए। आइए चर्चा करते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। केंद्र ने माल व सेवा कर राजस्व में आई कमी की भरपाई के लिए अक्टूबर से अब तक कुल मिलाकर 42,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर राज्यों को उपलब्ध कराया है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। वित्त मंत्रालय ने बताया कि राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए की ताजा किस्त सोमवार को जारी की गई। इनमें से 5.516 करोड़ रुपए 23 राज्यों को और 483 करोड़ रुपए 3 संघ शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी को जारी किए गए। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि शेष 5 राज्यों अरुणाचल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में जीएसटी क्रियान्वयन की वजह से राजस्व में कोई कमी नहीं आई है। कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ा है। इसके कारण लगाई गई पूर्णबंदी की वजह से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई, जिससे केंद्र और राज्यों के राजस्व संग्रह में काफी कमी आई है। केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू होने की वजह से अक्टूबर 2020 में राज्यों के राजस्व में चालू वित्त वर्ष के दौरान 1,10 करोड़ रुपए की सुविधा शुरू की थी। केंद्र सरकार द्वारा इस सुविधा के तहत राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की ओर से कर्ज लेकर उन्हें उपलब्ध करा रही है। केंद्र इस सुविधा के तहत अब तक 7 किस्तों में कर्ज ले चुका है। कर्ज वाली राशि को राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को 23 अक्टूबर, 2 नवंबर, 9 नवंबर, 23 नवंबर, 1 दिसंबर, 7 दिसंबर और 14 दिसंबर 2020 को जारी किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इस सप्ताह जारी राशि ऐसे कोष को 7वीं किस्त है। इस सप्ताह लिया गया कर्ज 5.1348% की ब्याज दर पर है। अब तक सरकार इस विशेष सुविधा के जरिए औसतन 4.7712% की ब्याज दर पर 42,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। इस सुविधा के अलावा सरकार ने राज्यों को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.50% तक अतिरिक्त उधार लेने की भी अनुमति दी है। यह अनुमति उन राज्यों को मिली है जिन्होंने जीएसटी क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए केंद्र द्वारा पेश किए गए पहले विकल्प को चुना है। इसी के साथ ही आज के गुड मॉर्निंग भारत शो में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।